Hello everyone, I am Shreya welcoming you to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter that is State of Matter. एंड स्टेट ऑफ मैटर हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 है। बच्चे, हम स्टेट ऑफ मैटर में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और कौन सी चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे, लेक्चर नंबर 1 की अगर बात की जाए तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में डिस्कशन किया था। मैंने आपको जितने भी तरीके के फोर्स आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं उनको डिस्कशन किया है। सेकंड में हमने गैशियस लॉ के बारे में डिस्कशन किया है, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्लीज लॉ, गैलुसॉक लॉ, ये सभी लॉज हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किए। वहीं पर थर्ड की बात करें तो थर्ड सेशन में हमने काइनेटिक एनर्जी, डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कशन किया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक थ्योरी एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट। साथ में मैंने आपको बताया कि काइनेटिक थ्योरी आपके मॉलिक्यूलर गैसेस के एरियाज में कैसे वर्क करती है। साथ में हम लोगों ने यूएवी के बारे में बात करी कि कैसे आप एवरेज निकालोगे स्पीड का, कैसे आप एनर्जी को एक्सपेंड करोगे। इन सभी चीज़ों का डिस्कशन हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में किया। अब बच्चे, हम लोग चलते हैं अपने आज के सेशन की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, वेपर प्रेशर एंड सरफेस टेंशन। तो वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन को एक साथ डिस्कस करेंगे, साथ में लिक्विफिकेशन गैस को करेंगे और बिहेवियर ऑफ रियल गैस को एक एक्सटेंशन एरिया पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा बिहेवियर ऑफ रियल गैस। क्या है बिहेवियर ऑफ रियल गैस? किसमें? डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर, कि ये अपना आइडल गैस से डेविएशन कैसे शो करता है, यानी इसका जो बिहेव है वो आइडल गैस से डिफरेंट कैसे हो सकता है, इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? अब देखो बच्चे, जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि आपका रियल गैस का बिहेव है और इसका डेविएशन आइडल गैस से है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी आइडल गैस इक्वेशन होती क्या है। बच्चे फटाफट से बताओ जरा, आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है? देखो, हमारी जो आइडल गैस इक्वेशन होती है वो होती है PV = nRT। अरे बोलो हाँ, यही तो होती है ना, है ना, यही तो होती है। बताओ हमारी आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV = nRT, राइट, यही होती है ना। अब देखो बच्चे, अगर मैंने PV = nRT आपकी आइडल गैस इक्वेशन लिख दी, क्या लिख दी? आइडल गैस इक्वेशन लिख दी, और इधर मैं अगर लिख दूं रियल गैस, तो थोड़ा सा हम लोग कंपेयर कर ले क्या? थोड़ा सा कंपेयर कर ले। हमेशा ध्यान रखना कि अगर इन दोनों का कंपेयर किया जाए, है ना, जो कि आपकी क्या है, नॉन आइडियल गैस है। क्या है ये आपकी रियल गैस? नॉन आइडियल गैस। क्या है? नॉन आइडियल गैस। तो इनके Z फैक्टर को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। और जो आपका Z फैक्टर होता है, ये होता क्या है बच्चे? ये होता है आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। समझ में आया? देखो जरा, Z = 1। अगर आपकी आइडल गैस इक्वेशन की बात करें तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू होता है 1 यूनिट, है ना। क्या होता है? यूनिट। कैसे पता? आपको फॉर्मूला पता है? हमेशा ध्यान रखना इस फॉर्मूले को। PV = nRT। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके बराबर होता है? PV = nRT से। तो आपका क्या आएगा? PV = nRT। वहीं पर अगर रियल गैस की बात करें तो इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z से बड़ा भी हो सकता है और साथ में Z से कम भी हो सकता है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। बच्चे, जब इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। क्या नहीं है? इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, है ना। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, एकदम निग्लेजिबल। कैसे होते हैं? निग्लेजिबल, बहुत हल्के, है ना। कैसे होते हैं? निग्लेजिबल होते हैं, एकदम हल्के होते हैं। वहीं पे अगर रियल गैस की बात करें, वहीं पर गाइस अगर हम लोग रियल गैस की बात करें तो रियल गैस में क्या सीन रहता है? देखो जरा, रियल गैस में क्या सीन रहता है कि रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं बड़े बड़े,
कैसे होते हैं, बड़े बड़े, मतलब इनका अफेक्ट पता चलता है ना। इनके बीच में इसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जबकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यस होता है भाई, ठीक है। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े हैं, इनकी जो भी अफेक्शंस हैं, जो भी इंटरेक्शंस हैं वो पता चल रहे हैं। किसकी बात हो रही है, टू गैशियस मॉलिक्यूल के बीच में, है ना, बिटवीन टू गैशियस मॉलिक्यूल, बिटवीन टू गैशियस मॉलिक्यूल। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब यही तो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि एक आपके रियल गैस है, एक आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स एकदम निग्लिजिबल हैं और इसके बहुत बड़े हैं, तो इनका इंटरैक्शन, इनका फोर्स ऑफ अफेक्शन सब कुछ पता चल रहा है, बट इसका नहीं पता चल रहा है। इसी वजह से जो आपकी रियल गैस है वो आइडियल गैस के बिहेव से अपना डेविएशन शो करती है। क्या करती है, डेविएशन शो करती है। चलिए बच्चे बात कर लेते हैं, अवर थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ गैस करस्पॉन्ड टू अ वेरी वेल विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। जो हमारा थ्योरेटिकल मॉडल है गैस का, वो क्या है, वो बहुत अच्छा है। किसके लिए, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के लिए। डिफिकल्टी कहाँ पर आ रही है, इसको देखो जरा। डिफिकल्टी अराइजेज व्हेन, डिफिकल्टी तब अराइज होती है जब सवाल खड़ा होता है हाउ फॉर द रिलेशन PV-nRT रिप्रोड्यूस, कि कहाँ तक आपका जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो वर्क करेगी, यानी एक्चुअल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन काम करेगा। तो यहाँ पर बात आकर अटक जाती है, ठीक, पहली चीज़। सेकंड है, टू टेस्ट दिस पॉइंट वी प्लॉट PV वर्सेस P प्लॉट। क्या हम PB और या फिर P और V में, और V में जब गैस के ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो आपका PV है वो वॉइस लॉ की तरह ट्रीट होगा, यानी उसका जो ग्राफ होगा वो वॉइस लॉ की तरह आएगा। एंड PV वर्सेस P की बात करें तो जो आपका ग्राफ होगा वो सभी प्रेशर के लिए स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, सभी प्रेशर के लिए स्ट्रेट लाइन होगा और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। कैसा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी ये है आपके एक्स एक्सिस, तो इसके पैरेलल होगा। ठीक, ठीक है जी, ये चीज़ समझ में आ गई है ना, किसके स्ट्रेट लाइन है और जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। नेक्स्ट देखो, अब इस चीज़ को हम लोग इस ग्राफ से समझते हैं। ठीक, इस ग्राफ से इस बात को समझते हैं। देखो, हमने आपके प्रेशर और वॉल्यूम टेम्परेचर के रिलेशनशिप की बात की थी गैस के साथ। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हमने PV और P के बीच में ग्राफ खींचा, तो हमने क्या देखा कि आपका एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। किसके लिए, हीलियम के लिए और H2 के लिए। बट जैसे ही आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ा, जैसे कि आपका CH है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे आपके भारी गैसेज आई, हमारा डेविएशन निगेटिव की तरफ चला गया। किधर चला गया, डेविएशन निगेटिव की तरफ चला गया। क्लियर बच्चे, अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। ये फिगर क्या शो कर रहा है, ये फिगर हमको एक्चुअल डाटा शो कर रहा है बहुत सारी गैसेस के लिए 273 केल्विन पर। किस पर, 273 केल्विन पर। देखो बच्चे, इट कैन बी इजिली seen that at constant temperature PV versus P plot are real gas is not a straight line। जो आपका PV versus P का जो आपका ग्राफ है वो रियल गैस के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होता। देख लो जरा, ये है ना आपके रियल गैसेस, तो इनके लिए तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, राइट। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस, और यहाँ पर आइडल गैस से कुछ सिग्निफिकेंट डेविएशन पाया गया। क्या डेविएशन था गाइज, हमारा जो रियल गैस है उसके मॉलिक्यूल्स बड़े हैं, है ना, तो वो अपना डेविएशन रियल गैस से दिखाएंगे। रियल गैस के मॉलिक्यूल्स निग्लिजिबल हैं, तो वो एकदम स्ट्रेट अपना इंटरेक्शन दिखाएंगे, मतलब उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो विचलन की बात ही नहीं रही, राइट। नेक्स्ट है, टू टाइप ऑफ कर्व आर सीन, तो दो तरीके के हमको कर्व दिखाई दिए। इन द कर्व फॉर डाइहाइड्रोजन एंड हीलियम पार्शियल प्रेशर इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ PV इंक्रीज। हमने क्या देखा, जब आइडियल गैस की बात आई, जब बात आइडियल गैस की आई तो गाइज आइडियल गैस में आपका क्या हुआ, जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ा वैसे वैसे आपका PV बढ़ा, है ना।
बट दूसरे टाइप के प्लॉट में क्या देखा, द सेकेंड टाइप ऑफ प्लॉट सीन द केस अदर गैस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। तो उसमें हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन को देखा और हमने क्या देखा कि इसका जो ग्राफ था वो निगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गया। इन दिस प्लॉट फर्स्ट देयर इज अ निगेटिव डेविएशन। क्या देखा हमने कि हमारा जो डेविएशन है रियल गैस का वो आइडल गैस की जगह पर निगेटिव की तरफ चला गया, जबकि आइडल गैस का हमारा किधर जा रहा था, आइडल गैस हमारी पॉजिटिव डेविएशन पर थी। ठीक है, इंक्रीज द प्रेशर, जैसे जैसे आप आइडल गैस पीवी वैल्यू डिक्रीज। और इसमें क्या देखा कि जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ रहा था वैसे वैसे हमारी जो पीवी की वैल्यू थी वो कम हो रही थी। क्या हो रहा था, पीवी की वैल्यू कम हो रही थी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गैस, ठीक है, आफ्टर दैट पीवी वैल्यू स्टार्ट इंक्रीजिंग। इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे आपका प्रेशर कम हो रहा था वैल्यू बढ़ रही थी, जैसे जैसे वैल्यू आपका प्रेशर हो रहा था वैसे वैसे आपकी पीवी की वैल्यू घट रही थी। ठीक है, मतलब अपोजिट जा रहा था। अगर प्रेशर बढ़ रहा था तो पीवी कम जा रहा था, और अगर पीवी प्रेशर कम हो रहा था तो पीवी ज़्यादा जा रहा था। ठीक है, द कर्व व्हेन क्रॉस द लाइन, जैसे ये कर्व आपका लाइन को क्रॉस करता है, कहाँ से, आइडल गैस से, आफ्टर दैट शो पॉजिटिव डेविएशन कॉन्टिन्यूसली। यहाँ पर आपकी क्या दिख रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, जबकि यहाँ पर क्या दिख रहा था, निगेटिव डेविएशन। इससे क्या पता चला, इट इज फाउंड दैट रियल गैस डू नॉट फॉलो आइडल गैस इक्वेशन, कि जो आपकी रियल गैस है वो आइडल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है परफेक्टली अंडर ऑल कंडीशन। कब, आपके एक अंडर पर्टिकुलर कंडीशन ये आपकी डेविएशन को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस ऑल्सो बिकम एपिरेंट व्हेन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट इज ड्रॉन। जब आपके प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आपका ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो भी हमारी आइडल गैस और रियल गैस के बीच में एक डेविएशन देखने को मिलता है। क्या डेविएशन है, इसको देख लेते हैं। जब आप प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ को खींचोगे तो आप क्या देखोगे, जो हमारी रियल गैस है ना, वो आपकी थियोरेटिकली वॉयल्स लॉ के थ्रू कोइंसाइड करेगी, है ना, या फिर वॉयल्स लॉ को फॉलो करेगी। कौन सी, रियल गैस। क्लियर। जबकि अगर हम बात करें हाई प्रेशर की, तो हाई प्रेशर पर जो आपका वॉल्यूम है वो भी आपका बढ़ा हुआ कैलकुलेट होगा, यानी अगर आपका P बढ़ेगा तो ये आपका V भी बढ़ेगा। वहीं पर अगर प्रेशर लो कर दिया जाए तो गाइज आपका वॉल्यूम भी कम होगा। मतलब क्या हुआ कि सीधे शब्दों में बोले तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन जाएगा। इट इज फाउंड दैट, ये देखा गया कि जो आपके रियल गैस हैं वो वॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही हैं, और ना ही आपके चार्लीज लॉ को फॉलो कर रही है, और ना ही आपके एवोगाड्रो लॉ को फॉलो कर रही है। मतलब जो आपके रियल गैस है वो किसी भी लॉ को फॉलो नहीं कर रही है किसी भी परफेक्ट कंडीशन पर, जबकि आपकी आइडल गैस फॉलो कर रही थी। क्लियर। अब जब आपके रियल गैस ने किसी भी गैशियस लॉ को फॉलो नहीं किया तो फिर इन गैशियस लॉ को बनाने का फायदा क्या हुआ। कुछ क्वेश्चन अराइज हुए। कौन कौन से हैं वो क्वेश्चन जो कि साइंटिस्ट के दिमाग में अराइज हुए। पहला क्वेश्चन ये था, व्हाई डू गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडल गैस, कि ये जो रियल गैसेस हैं ये क्यों आइडल गैस से डेविएट कर रही हैं, है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द कंडीशन अंडर द गैसेस डेविएट आइडली, कि वो कौन सी कंडीशन आ रही है या फिर वो कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है गैसेस में जो कि इन्हें आइडल गैस से डेविएट होना पड़ रहा है। ठीक है, ये दो चीजें थी कि ये हो क्यों रही है और उसका रीजन क्या है। तो गाइस इसका रीजन निकालने के लिए कुछ एजम्पशंस रखे गए। क्या क्या, पहला था, टू एजम्पशन ऑफ द काइनेटिक थ्योरी डू नॉट होल्ड गुड, दीज आर, जो काइनेटिक थ्योरी ने अपने एजम्पशंस रखे थे वो तो आपके प्रॉपरली होल्ड नहीं हो पाए। पहला क्या था, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, कि किसी दो मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। सेकंड बोला कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज निग्लेजिबली स्मॉल, जो आपके मॉलिक्यूल है वॉल्यूम का, ये बात किसकी हो रही है, आइडल गैस के बारे में बात हो रही है, कि जो आपके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो एकदम निग्लेजिबल है, और इसी वजह से स्पेस में उनके ऑक्यूपाई होने की कोई भी एक्सेसिबिलिटी पता नहीं चल रही है।
क्लियर। तो ये दो एजम्पशंस आपके रखे गए। तो पहला जो एजम्पशन था जिसमें कि बोला गया कि हमारा कोई भी अगर गैसियस मॉलिक्यूल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है, तो ये एजम्पशन तब सही माना गया, मतलब इमेजिन किया गया कि मान लो कि अगर ये एजम्पशन सही है तो जो हमारी गैस है उसे कभी भी लिक्विफाई नहीं होना चाहिए। तो गैस लिक्विफाई हो क्यों जाती है? However, we know that गैस do liquefy, जबकि हमारी गैस लिक्विफाई हो जाती है, कोल्ड भी हो जाती है और कंप्रेस्ड भी हो जाती है। क्लियर। सेकेंड थिंग, लिक्विड फॉर्म्ड अ वेरी डिफिकल्ट कंप्रेस्ड। जो आपके लिक्विड्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं कंप्रेस करने में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ फोर्स ऑफ रिपल्शन आर पावरफुल इनफ एंड प्रिवेंट स्क्वैशिंग ऑफ मॉलिक्यूल इन अ टिनी वॉल्यूम। जो आपकी मॉलिक्यूल्स की स्क्वैशिंग है वो भी आपकी छोटे से वॉल्यूम में की जा सकती है, यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन आपका बहुत पावरफुल होगा एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। क्लियर। नेक्स्ट था कि भाई जो आपका डेविएशन है आइडल गैस से क्यों शो हो रहा है, ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ये डेविएशन शो कर रहे हैं। तो अगर ये बात सच है कि डेविएशन शो हो रहा है, इसका एक रीजन है, तो इसके पीछे का जो आपको एजम्पशन दिया गया वो अगर करेक्ट है तो फिर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, जो आपका प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ है उसका जो एक्सपेरिमेंटल डाटा रियल गैस के लिए है वो आपके वॉयल्स लॉ के साथ में कोइंसाइड करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा था। क्लियर। द रियल गैस शो डेविएशन फ्रॉम द आइडल गैस, जबकि जो आपकी रियल गैस है वो तो आइडल गैस से डेविएशन शो कर रही है, बिकॉज मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद ईच अदर, क्योंकि जो आपके रियल गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जबकि आइडल गैस के मॉलिक्यूल नहीं कर रहे हैं। एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जैसे ही आपके प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत आसानी से पास आ जाते हैं और उनके बीच में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। क्या हो जाता है? मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। जो आपकी दीवार है किसकी, कंटेनर की, उस पर आपके जो मॉलिक्यूल है वो नहीं टकराते हैं। क्यों? विद फुल इम्पैक्ट, बिकॉज these are dragged back by other molecule due to the molecular attractive force, क्योंकि ये एक दूसरे से ड्रैग होते हैं। ठीक है, और ये ड्रैग मतलब धस रहे हैं बिकॉज ऑफ मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, एक दूसरे में ड्रैग हो रहे हैं क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। दिस एफर्ट्स द प्रेशर एक्सर्ट बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द वॉल, और ये आपके जो दीवार है मॉलिक्यूल्स की उन पर प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है। यानी अगर पी आइडल की बात करें वो किसके बराबर होगा? पी रियल प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर के, यानी ऑब्जर्व प्रेशर के और करेक्शन टर्म के। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इन दिस इक्वेशन N इज अ नंबर ऑफ मोल। अब इसमें जो आपका N है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल है। वहीं पर अगर बात करें A एंड B की, किसकी बात करें? अगर हम बात करें कांस्टेंट A एंड B की, तो ये आपके वॉन्डर वॉल कांस्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वॉन्डर वॉल कांस्टेंट कहलाते हैं। अब जरा एक बार इस चीज को रिकैप कर लेते हैं जिससे कि आपको सारी बातें एक बार क्लियर हो जाएं। देखो, सभी ग्राफ्स को देखते हुए चलते हैं। ये हमारा जो ग्राफ आ रहा है स्टेट वाला, ये था आइडल गैस, और ये जो आपका जा रहा है ये है आपका रियल गैस के लिए। तो क्या देखा गया? ये माना गया कि अगर ये अपनी आइडल स्टेट में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल आइडल गैस की तरह है हमारी जो रियल गैस है उनको भी गैसियस लॉ को फॉलो करना चाहिए, यानी ये भी अपनी नॉर्मल कंडीशंस पर, नॉर्मल टर्म्स पर अपनी गैसियस स्टेट को फॉलो करेंगे। यानी चार्लीज लॉ को, वॉयल्स लॉ को और आपका गैलो-सॉक लॉ को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। उनके जो ग्राफ आएंगे उन्हीं की तरह सेम आने चाहिए। बट देखा क्या गया? ऐसा नहीं हुआ। जब जैसे प्रेशर बढ़ाया गया हमारा जो ग्राफ था वो निगेटिव डेविएट हो गया, यानी आइडल से निगेटिव चला गया। बट एक पर्टिकुलर टाइम के साथ, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर ये ग्राफ वापस से अपने पॉजिटिव डेविएशन की तरफ आ गया। अब इस पे कुछ सवाल खड़े हुए। कौन कौन से सवाल खड़े हुए? पहली बात तो ये बोला गया कि जो भाई हमने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचा वो आइडल गैस से डेविएट क्यों हुआ? ठीक है, या फिर हमारी गैस डेविएट क्यों हुई? फिर जब पहला ग्राफ खींचा था तब हमने PV वर्सेस
P खींचा था। अब दूसरा ग्राफ हमने खींचा जो कि आपका वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में खींचा गया। जब वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में, रियल गैस और आइडल गैस के बीच में आपने ग्राफ खींचा तो एक बार फिर देखा गया कि हमारी रियल गैस आइडल गैस से डेविएट हो रही है। कब? जब हमने दोनों के लिए सेम कंडीशन रखी थी। अब जब ऐसा वापस से हुआ तो फिर क्वेश्चंस क्रिएट हुए दो। क्या क्या क्वेश्चन क्रिएट हुए थे? पहला क्वेश्चन तो ये था कि भाई जो हमारी गैसेस हैं वो अपना आइडल बिहेवियर क्यों शो नहीं कर रही हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये डेविएट हो रही है तो क्यों हो रही है, वो कौन सा रीजन है जो इनके डेविएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और फिर आपके सामने काइनेटिक थ्योरी ने अपने दो रूल्स रखे ए एंड बी। उन्होंने कहा कि शायद इसका कारण ये होगा, इसका एजम्पशन ये है कि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहा। ठीक है, दूसरा बोला गया कि जो उनके वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो वो प्रॉपरली निग्लेजिबल है, स्मॉल है, या फिर इनका जो कंपैरिजन है स्पेस में वो कम है। ठीक है, बट फिर बोला गया कि अगर ऑप्शन ए सही है, यानी कि अगर आपका ये वाला पॉइंट सही है कि हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, तो भाई ये बात भी सही होनी चाहिए कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें वॉयल्स के लॉ को फॉलो करना चाहिए। उनके जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है वो रियल गैस और वॉयल्स लॉ की वैल्यू आपस में कोइंसाइड करनी चाहिए, तो वो भी नहीं हो रहा था। साथ में देखा गया कि जो रियल गैस थी वो किसी भी गैसियस लॉ को फॉलो नहीं कर रही थी। क्लियर? ठीक है जी। सेकेंड एजम्पशन था कि भाई हमारी जो आपका वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा, वो जो गैस का है वो निग्लेजिबली स्मॉल है, इसी वजह से कम स्पेस के कंपैरिजन में वो बिल्कुल निग्लेजिबल जा रहा है या फिर उसका इंटरेक्शन पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अगर ये बात सच है तो फिर साइंटिस्ट ने बोला कि फिर तो इनकी जो वॉयल्स की कैलकुलेटेड वैल्यू है ना वो भी इक्वल होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ जो डेविएशन आ रहा है वो आइडल गैस से रिलेट करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा था। ठीक है, क्या देखा गया कि हाई प्रेशर पे जो आपके गैसेस का कोलिजन है वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज था। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन था वो भी आपका ऑपरेशन था, मतलब ऑपरेट कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मॉलिक्यूल इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, जबकि बोला क्या गया था, हो सकता है कि जो आपके मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो इंटरेक्ट कर ही नहीं रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निग्लेजिबल है, जबकि ऐसा नहीं था। ठीक, फिर आपके सामने दूसरी बात है कि अगर हाई प्रेशर है तो फिर इनको कंटेनर के दीवार पर स्ट्राइक करना ही नहीं चाहिए, यानी जो इनका पी आइडल है वो पी रियल के और करेक्शन टर्म के बराबर होना चाहिए। ठीक, और उसके लिए फिर एक इक्वेशन रखी गई ए एंड बी कांस्टेंट के या फिर करेक्शन टर्म के साथ में, जिसे कि हमने वॉन डेर वाल इक्वेशन कहा, जो कि आपके गैस के कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड कर रही थी। देन द वॉल्यूम ऑफ ए इज अ मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड, जहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ ए क्या है, मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड है किसका, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का विद इन द गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इज इंडिपेंडेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि आपके प्रेशर और टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। तो यस गाइज, आपका इसका सूत्र क्या बनेगा, फॉर्मूला P प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर ब्रैकेट V माइनस एन बी इक्वल टू NRT। आप चाहो तो एक बार इसको 10 सेकंड के लिए देख लो जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। किसी भी तरीके का कोई डाउट रहे तो बताना, नहीं तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब इन सब स्यापे का आंसर निकालने के लिए एक तरीका अपनाया गया कि भाई कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को निकाल लेते हैं। तो फिर ये टर्म आया जिसने इन सभी प्रॉब्लम को, इसके डेविएशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। क्या था, डेविएशन ऑफ आइडल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड बाय द टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, विच इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट PV एंड NRT, जो कि आपके PV के रेशियो के प्रोडक्ट के और NRT के प्रोडक्ट के बराबर था। तो यस गाइज, Z क्या हो गया, Z इक्वल टू PV बराबर NRT। यानी अगर Z की वैल्यू आइडियल गैस के लिए मैं बताऊं, जस्ट अ मिनट,
अगर हम बात करें आइडियल गैस के लिए, तो गाइस फॉर आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, Z इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपका PV किसके बराबर आ जाएगा, nRT के, ठीक है। वहीं पर बच्चे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यानी कि रियल गैस के लिए बात करें, किसके लिए, रियल गैस के लिए बात करें, तो मामला थोड़ा बदल जाएगा। तो देखो आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। एट फॉर ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पर क्या होता है, जो आपका प्रेशर है ना, टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होता है, जो आपका वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, PV इक्वल टू nRT के, जो कि मैंने अभी पीछे निकाल के दिखाया। अब देखो द ग्राफ ऑफ Z वर्सेस P, जो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z है और P है, अगर उनके बीच में हमने ग्राफ खींचे तो क्या देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है जो कि आपके प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। क्या देखोगे कि जो कि आपके प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होता है। तो गाइज ये है आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये है प्रेशर। तो इनके बीच में जब ग्राफ खींचा गया तो क्या देखा गया कि ये आपके प्रेशर एक्सिस के पैरेलल था। फॉर गैसेज विच डेविएट फ्रॉम द आइडियलिटी, वो गैस जो कि आपकी आइडल गैस से या फिर आइडल सिचुएशन से डेविएट कर रही है, उसमें जो आपकी Z की वैल्यू है वो भी यूनिटी से डेविएट करती है। क्या करती है, यूनिटी से डेविएट करती है। यानी कि एट वेरी लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर पे क्या होता है, सभी गैसेस अपनी Z की वैल्यू 1 शो करती हैं एंड बिहेव एज अ आइडल गैस, और आइडल गैस की तरह बिहेव करती हैं। क्लियर। At high pressure, all gases have Z is greater than 1. हाई प्रेशर पे क्या होता है, जो आपके गैसेज हैं वो अपने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से ज़्यादा वैल्यू शो करते हैं, यानी Z की वैल्यू आपकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू 1। कब, जब आपका प्रेशर हाई होता है। क्या होता है, जब आपका प्रेशर हाई होता है। तो देखो ये देख पा रहे हो आप, ये आपके आइडल गैस के लिए डेविएशन दिखाया गया, ये आपका रियल गैस का डेफिनेशन दिखाया गया जो कि निगेटिव में जा रहा है, और पॉजिटिव डेविएशन आपका किसका है, आइडियल गैस का है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, दीज आर मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, और ये जो आपकी सिचुएशन है इन्हें कंप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट था। एट इंटरमीडिएट प्रेशर मोस्ट गैसेज हैव Z इज ग्रेटर देन, गैस इज लेस देन 1। अब उन्होंने क्या देखा कि इंटरमीडिएट प्रेशर पर जो आपके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू थी वो 1 से अधिक थी, जबकि यानी आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कम थी, है ना, नीचे की तरफ चली गई। इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो निगेटिव में चला गया। दस गैस शोज आइडल बिहेवियर व्हेन वॉल्यूम ऑक्यूपाई लार्ज। अब इससे क्या पता चला कि हमारी जो आइडल बिहेवियर है वो गैस कब शो करेगी रियल, जब उसके वॉल्यूम जो है वो अप्रोप्रिएटली लार्ज हो या फिर रिकॉग्नाइज करने लायक हो, ठीक है। सो दैट वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी निग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू इट। जिससे क्या होगा, जो आपका वॉल्यूम होगा मॉलिक्यूल का वो स्पेस के कंपेयर में निग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका स्पेस कम होना चाहिए एज कंपेयर टू वॉल्यूम के। नेक्स्ट देखो, द टेम्परेचर एट विच द रियल गैस ओबे आइडल गैस। एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे आपकी टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे आइडल गैस, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर रियल गैस आइडल गैस को पूरा ओबे करती है। कैन अप्रिशिएट अ रेंज ऑफ प्रेशर, ये उस प्रेशर की रेंज को अप्रिशिएट कर सकते हैं जो कि आपकी बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट कहलाता है, जिससे कि हम बॉयल पॉइंट या फिर बॉयल टेम्परेचर कहते हैं, जिस पर जाके आपकी रियल गैस और आपका आइडल गैस दोनों इक्वल बिहेव करती हैं, यानी अपना कोइंसाइड बिहेव करती हैं। मोर इंसाइड इज ऑब्टेन इन द सिग्निफिकेंस ऑफ Z। अब ये आपको किससे पता चलेगा, Z की वैल्यू से। तो Z डेविएशन का आपका सूत्र क्या होता है, Z इक्वल टू PV रियल ओवर nRT, ठीक है। अब आते हैं बात लिक्विफिकेशन ऑफ गैस की। गाइज व्हाट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, चलो इसको भी देख लेते हैं। गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड बाय कंबाइंड इफेक्ट कंपैरिजन टू द टेम्परेचर। जो गैस आपकी इजीली कब लिक्विफाई हो सकती है, जब आपका कंबाइंड इफेक्ट किसके बराबर हो और टेम्परेचर किसके बराबर हो,
किसके बराबर हो, मतलब सिंपल वे में बोलूँ, जब आप किसी कंपैरिजन करोगे टेम्परेचर के साथ में गैस के लिक्विफिकेशन का प्रेशर के साथ में, तो अगर जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी गैस लिक्विफाई होगी। टेम्परेचर प्रेशर आपका बढ़ना चाहिए तभी आपकी गैस लिक्विफाई होगी। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एट कंपैरिजन द पार्टिकल गेट क्लोजर, जैसे जैसे आपके पार्टिकल कंपैरिजनली क्लोज आ रहे हैं, वेयर एज कूलिंग स्लो डाउन, वैसे वैसे आपकी कूलिंग कम होती जा रही है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, किसमें, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल में, यानी मूवमेंट आपके जो मॉलिक्यूल है वो स्लो मूव कर रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर कोलैबोरेशन में होल्ड नियरली द ग्रेजुअली मूविंग पार्टिकल टुगेदर वाज लिक्विफाइड, और वो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि आपके क्लोजली या फिर टुगेदर मूव कर रहे हैं, वो ऐसे पार्टिकल हैं जो कि आपके लिक्विफाई हो रहे हैं या फिर लिक्विफाई होने वाले हैं। क्लियर, देखो इस पिक्चर में यहाँ से समझते हैं इस चीज को। फ्लूइड एंड गैस कैन बी रिकॉग्नाइज जस्ट व्हेन द लिक्विड इज अंडर एस्टिमेट बेसिक टेम्परेचर, जब आपका फ्लूइड और गैस आसानी से रिकॉग्नाइज कब किया जा सकता है, जबकि आपकी जो लिक्विड है वो आपके बेसिक टेम्परेचर पर अपना लिक्विफिकेशन को शो करे, या फिर एट बेसिक टेम्परेचर फ्लूइड गोज इनटू वेपर, आपका जो फ्लूइड है वो वेपर स्टेट में स्टेबल हो या फिर कांस्टेंट अपना बिहेव शो करे। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो गैस है वो लिक्विफिकेशन की तरफ जा रही है। द सरफेस आइसोलेटिंग टू स्टेट वैनिशेस, अब देखो जब आपकी सरफेस आइसोलेट होगा तो क्या होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो कन्वर्ट होगा ना, मतलब एक स्टेट आपका आइसोलेट होगा, है ना, दो स्टेट आपके वैनिश होंगे। द गैस बीनीथ बेसिक टेम्परेचर कैन बी कंडेंस बाय अप्लाइंग वेट, अब हम क्या कर सकते हैं, गैस को या तो प्रेशर डाल के या फिर हाई वेट डाल के भी कंडेंस कर सकते हैं, यानी कंप्रेस कर सकते हैं, एंड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, और इसे क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे, आपकी गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। अब इस चीज को समझते हैं, आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट वेरियस टेम्परेचर, वेरियस टेम्परेचर पर आपके कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बिहेव है, देखो जरा, देखो एक टिपिकल जो आपके ब्लू लाइन आ रही है, आप देख पा रहे हो, ये आपका TC 73, यानी 73 प्रेशर पर क्या हुआ है, आपकी जो गैस है वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जाके लिक्विफाई हो रही है, यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जाकर आपकी गैस लिक्विफाई हो रही है। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो 31 डिग्री सेल्सियस पे आपने क्या देखा कि ये अपने क्रिटिकल पॉइंट से दूर जा रहा है, ये कर्व दूर जा रहा है, आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो ये कर्व और दूर चला गया, यानी लिक्विफिकेशन की क्वांटिटी से और दूर जा रहा है, समझ रहे हो। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 30.98 पर आपका जो CO2 गैस है वो लिक्विफाई हो रही है, क्या हो रही है, लिक्विफाई हो पा रही है। क्लियर, इतने में कोई भी डाउट है तो बताओ, नहीं तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। गाइज देख लो इस चीज को, जब हमने CO2 का ग्राफ खींचा तो किसके बीच में खींचा है, वॉल्यूम के बीच में और प्रेशर के बीच में, किसमें, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ रहा है, आपका वॉल्यूम कहाँ जा रहा है, आपका वॉल्यूम कहाँ जा रहा है, गाइज आपका वॉल्यूम कहाँ जा रहा है, कम हो रहा है। देखो ना, प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम कम, प्रेशर और बढ़ा वॉल्यूम और कम, ठीक है। अगर प्रेशर और बढ़ेगा तो वॉल्यूम और कम जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे और टेम्परेचर भी बढ़ाओगे तो लिक्विफिकेशन दूर जाएगा, बट अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे और टेम्परेचर कम करते जाओगे तो फिर आपका लिक्विफिकेशन ज़्यादा होगा, यानी आपकी गैसियस स्टेट ज़्यादा लिक्विफाइड होगी। क्लियर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलिए। नेक्स्ट है गाइस, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, व्हाट इज सरफेस टेंशन, दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एंड सरफेस टेंशन, दोनों चीजों के एक साथ, है ना, ये दोनों चीजें एक साथ हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। देखो बच्चे,
वेपर प्रेशर इज द प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? एक तरीके का आपका प्रेशर ही तो है जो कि एग्जर्ट होता है किसके द्वारा? वेपर द्वारा। जब आपका कोई लिक्विड गर्म किया जाता है तो उसकी वेपर क्या करती है? सरफेस पर अपना एक प्रेशर लगाती है। व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम, जबकि वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। किसके साथ? विद द लिक्विड फेज। ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पर जब आपका गैस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम पर होगा तो इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। सीधे शब्दों में बोले तो अगर आपकी वेपर उड़ रही है तो वो अपने उस वाटर पर या फिर उस लिक्विड पर अपना एक प्रेशर एग्जर्ट करेगी, और जो वो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वही एग्जैक्टली आपका वेपर प्रेशर है। वेपर के द्वारा एग्जर्ट किया जाने वाला प्रेशर इज वेपर प्रेशर। क्लियर? इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड, और ये किस पर डिपेंड करता है? लिक्विड के नेचर पर और दिए गए टेम्परेचर पर, है ना, कि आपका कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। जो आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो किससे ज्यादा होता है? वेपर प्रेशर के वो ऑलवेज ज्यादा होता है किसके? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। ठीक है, मतलब अगर प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर की बात की जाए और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात की जाए तो जो आपका वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का होता है वो आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की। क्लियर? नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड हेल्प अस टू हैव आइडिया ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारा वेपर प्रेशर है वो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी आइडिया देता है। किसमें? मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी आइडिया हमको कहाँ से मिलता है? वेपर प्रेशर से। मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोअर द वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही आपका कम वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर आपने वेपर प्रेशर बढ़ाया तो अट्रैक्शन कम बढ़ाया तो वेपर प्रेशर कम। क्लियर? नेक्स्ट देखो, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप वेपर प्रेशर को बढ़ाओगे आपका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। क्या होगा? आपका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप वेपर प्रेशर लिक्विड का बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज हो रही है। K इक्वल टू हाफ mv² लगा लो, है ना, K इक्वल टू हाफ mv² पढ़ाए तो बस वेपर प्रेशर में क्या है कि आपका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज तो आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। ठीक है, अब देखो K इक्वल टू होता है हाफ mv²। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई तो आपकी जो स्पीड है, वॉल्यूम, जो वेलोसिटी है वो आपके मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी। क्या होगी? वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर कैन बी गिवन बाय क्लासियस-कैप्रॉन इक्वेशन। जो हमारे वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ रिलेशन है वो आपके क्लासियस-कैप्रॉन ने दिया। एंड गाइज इसको आप प्रॉपर डेरिवेशन के साथ फिजिक्स में पढ़ोगे और ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। तो क्या था ये आपका फॉर्मूला? log 10 P2/PV माइनस इक्वल टू डेल्टा H वेपर प्रेशर अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 ओवर T1 T2। क्लियर? तो ये था हमारा वेपर प्रेशर। अब बात करें सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन क्या होता है? किसी फ्लूइड पे लगने वाला टेंशन, किसी फ्लूइड पे लगने वाला स्ट्रेंथ आपका सरफेस टेंशन होता है। क्लियर? ठीक है, तो गाइज ये दोनों आपके सेक्शन डिस्कस हो गए हैं। प्यारे बच्चे, आज के सेक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमने बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस पढ़ लिया, साथ में आपके लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, सरफेस टेंशन और साथ में वेपर प्रेशर को डिस्कस किया। प्यारे बच्चे, इसी के साथ हमारा पूरा स्टेट ऑफ मैटर का कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।